अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करम वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई हरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। क्वेश्चन आंसर देख लें। क्वेश्चन नंबर है 111। द्रव्यान योग में पेज नंबर 284। द्रव्यान योग में जीवादि द्रव्यों का यथार्थ श्रद्धान कराने को किस प्रकार निरूपण करते हैं? पूर्णिमान की। द्रव्यान योग में जीवों को द्रव्यों का यथार्थ श्रद्धान कराने के लिए जीवादि द्रव्यों का यथार्थ श्रद्धान जिस प्रकार हो उस प्रकार विशेष युक्ति हेतु दृष्टांत आदि का यहाँ निरूपण करते हैं, क्योंकि इसमें यथार्थ श्रद्धान करने का ही मुख्य प्रयोजन है। ठीक है। जिस प्रकार में विशेष युक्ति हेतु दृष्टांत आदि के माध्यम से उपदेश देते हैं, और नीचे का भी ले सकते हैं प्रमाण द्वारा उपदेश। नहीं तो ये दूसरे क्वेश्चन में आएगा, इसके आगे वाला 112 में। दूसरे में भी आ जाए भले, मतलब लेकिन वो भी इसमें ले सकते हैं क्योंकि वो भी उपदेश का ही वो है ना। बोलूं क्या फिर? हाँ। यद्यपि जीवादि वस्तु अभेद है तथापि उनमें भेद कल्पना द्वारा व्यवहार से द्रव्य गुण पर्याय आदि के भेदों का निरूपण करते हैं तथा प्रतीति कराने के अर्थ अनेक युक्तियों द्वारा उपदेश देते हैं अथवा प्रमाण नय द्वारा उपदेश देते हैं, वह भी युक्ति है तथा वस्तु के अनुमान प्रत्यय ज्ञान कराने को हेतु दृष्टांत आदि देते हैं। इस प्रकार यहाँ वस्तु की प्रतीति कराने का उपदेश देते हैं। ठीक, वैसे वो जवाब उसमें आ गया था, ये उसी का खुलासा है, लेकिन उसी का खुलासा है इसलिए ये भी ले सकते हैं इसमें। इसके नीचे वाले में भी फिर वही आ रहा है, एक और हाँ। युक्ति वगैरह संबंधी वही आ रहा है उसमें भी। बोले रेणु जी, क्या कह रहे हैं? हैंड रेस क्यों किया? इसका ही जवाब देना था। नहीं, नेक्स्ट के लिए कर दी थी पहले ही कर दी। बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या द्रव्यान योग में अभेद वस्तु का ही कथन होता है? बोलिए। नहीं, द्रव्यान योग में भेद और अभेद दोनों प्रकार से निरूपण किया है। यद्यपि जीवादि वस्तु अभेद है, लेकिन उनमें भेद कल्पना द्वारा व्यवहार से द्रव्य गुण पर्याय आदि भेदों का निरूपण करते हैं तथा जीव को धर्म के प्रति राग हो, इस कारण अनेक युक्तियों द्वारा प्रमाण नय द्वारा उपदेश देते हैं
तथा वस्तु के अनुमान प्रत्यभिज्ञानादि वो सब वो नहीं आएगा। और जीव को धर्म के प्रति राग हो, ये वो ठीक नहीं। यहाँ पे है ना प्रतीति लिखा हुआ है ना। तो प्रतीति और राग में मतलब धर्म के प्रति राग है, ये धर्म के प्रति, धर्म के प्रति हो, पर धर्म में राग कराने का उपदेश नहीं कि धर्म से भी राग कराने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। धर्म की प्रतीति यानी श्रद्धान हो, श्रद्धान मतलब मैंने सोचा ना कि इसका दूसरा कोई मतलब शब्द लिख दूं प्रतीति की जगह, इसलिए मेरे मन में राग आया, ये सोची मैं। अच्छा, फिर मैं यहाँ ये भी लिखी हूँ कि अनुमान प्रत्यभिज्ञान आदि करने के हेतु दृष्टांतादि देते हैं। यहाँ जो भेद का व्याख्यान किया है वो कल्पना के अर्थ में लिया है, द्रव्य गुण पर्याय भेद है, लेकिन श्रद्धान कराने के लिए उसे भेद रूप से तथा अनेकांतवाद से कथन किया है। इतना लिखी हूँ मैं। ठीक। मोक्ष मार्ग का श्रद्धान कराने के लिए किसका निरूपण करते हैं? वर्षा भाभी। मोक्ष मार्ग का श्रद्धान कराने के अर्थ जीवादि तत्वों का विशेष युक्ति है तो दृष्टांत आदि द्वारा निरूपण करते हैं। ठीक है, चाहे आप अपने को बड़ा जवाब देना हो तो पूरा भी ले सकते हैं और छोटे में इतना हो गया। ठीक है, आगे जीव अजीव का निर्णय और आश्रवादी का निर्णय किस प्रकार करते हैं? निशान। वहां पर स्वपर भेद विज्ञानादि जिस प्रकार हो उस प्रकार जीव अजीव का निर्णय करते हैं, तथा वितरा भाव जिस प्रकार हो उस प्रकार आश्रवादी का स्वरूप का निर्णय करते हैं, तथा मुख्य रूप से ज्ञान वैराग्य के जो कारण है आत्मानुभवनादि उनकी महिमा बतलाते हैं। ठीक। द्रव्यान योग में निश्चय अध्यात्म उपदेश की प्रधानता में कैसा उपदेश दिया जाता है? उस उपदेश का प्रयोजन क्या है? भारती आंटी। निश्चय अध्यात्म उपदेश की प्रधानता हो तो द्रव्यानुयोग व्यवहार धर्म का भी निषेध करते हैं। जो जीव आत्मानुभव का उपाय नहीं करते और बाह्य क्रियाकांड में मग्न हैं, उनको वहां से उदास करके आत्मानुभवादि भवनादि में लगाने को व्रत, संयम, शील आदि की हीनपना प्रकट करते हैं। इस प्रकार नहीं जान लेना चाहिए कि व्रत, शील आदि छोड़कर पाप में लग जाए, क्योंकि इस उपदेश का प्रयोजन अशुभ में लगाने का नहीं है, शुद्धोपयोग में लगाने को शुभोपयोग का निषेध करते हैं। मैंने इतना ही लिखा। ठीक है, बढ़िया। आगे फिर कल करेंगे। आगे कितने और हैं? 120 तक है, आगे कल कर लेंगे। एक क्वेश्चन पूछूं क्या? हाँ बोलिए। मैं जैसे आज लेट ज्वाइन किया था द्रव्य संग्रह की क्लास 2 बजे, कुछ कारणवश नहीं कर पाई, तो फिर वो आपने तो उसको होस्ट अनम्यूट करते ऐसा कुछ तो भी लिख के आ गया था उसमें, तो ज्वाइन नहीं किया, फिर मेरा मतलब शुरू नहीं हुआ। आपकी ऐसा चली रहता क्या? नहीं, मुझे भी नहीं पता। तो उसमें लिख के आ गया था अपने आप, मैं लगाया ना 2 बजे, मैं बोले 15-20 मिनट की गई क्लास, बाकी तो मिलेगी, इसलिए फिर मैं शुरू किया, तो उसमें लिख के आया था होस्ट अनम्यूट, ऐसा कुछ तो भी लिखा था। मतलब आपकी क्लास नहीं चली, मतलब ये हुआ क्या? हाँ, क्लास में फिर मेरा तो ज्वाइन नहीं हुआ। तत्वार सूत्र में तो थे। तो तत्वार सूत्र तो फिर शुरू से की थी मैंने, वो तो 20 मिनट बाद की थी ना मैंने, 40 की जगह पे 2 बजे शुरू की थी ना द्रव्य संग्रह की। लिंक तो चालू थी कंटिन्यू, तो फिर आपकी चली ना क्लास, तो तत्वार सूत्र की तो चल गई ना। हाँ, तत्वार सूत्र चली, द्रव्य संग्रह की भी नहीं ज्वाइन हुई ना मैं। वो उसको अनम्यूट करना पड़ता है ना, वो जो आता है उसको अनम्यूट वो आपने वो नहीं मतलब अगर चल गई तो फिर मेरी तरफ से तो कुछ वो नहीं था। नहीं, उसको अनम्यूट करना होता है क्या मालूम है, उनका नहीं, उन्होंने अनम्यूट किया होगा इसलिए नहीं शुरू हुआ होगा। अनम्यूट
वो ना एक ऐसे मेरे में तो ऐसे ही होता है, वो एक आता है फिर उसको मैं दबाती हूँ तो वो अनम्यूट होता है, नहीं तो वो म्यूट रहता है। अब उनका अच्छा, किस वो वजह से, वो उसका साइन आता है हाँ हाँ वही वाला, माइक्रोफोन वाला, वो तो हमेशा हाँ रोज ही करना पड़ता होगा ना आपको। हाँ नहीं वो तो तो रोज करना है। उसमें लिखा था होस्ट अनम्यूट, होस्ट ने आपको अनम्यूट किया है ऐसा लिखा था, क्या मालूम भाई, मैंने फिर नहीं किया, जाने दो, मैंने बोला अभी आज के दिन बाद में सुन लूंगी अभी इसलिए ठीक है, कोई बात नहीं। क्या मालूम, हम्म, चलिए अपनी चर्चा यहाँ ये तो पूरी हो गई थी। द्रव्यानुयोग के व्याख्यान का विधान, देखिए मतलब ये व्याख्यान का विधान का मतलब है ये जो पहले तो प्रयोजन बताया, चारों नियोगों का प्रयोजन क्या था, और ये जो व्याख्यान का विधान बताया है इसका मतलब ये है कि इन अनुयोगों में कैसा कैसा किस किस टाइप से वर्णन है ना, मतलब द्रव्यानुयोग में क्या वर्णन है, तो 6 द्रव्य का, मोक्ष मार्ग का, पुण्य पाप को या क्रियाकांड को हीन बताने का। कर्णानुयोग में क्या वर्णन है, तो कर्णानुयोग में 3 लोक की रचना का, जीव कर्मादि का। अब ये भी शायद मैंने पहले भी आपको बताया होगा। कर्णानुयोग की जो जैसे परिभाषा जहाँ मिलती है, तो परिभाषा एक तो रत्नगण शावकाचार में मिलती है और एक शायद द्रव्य संग्रह में थोड़ी सी आधी लाइन की है, मूल में परिभाषाएं अनुयोगों की। तो वहां जो परिभाषा दी है कर्णानुयोग की, उसमें लोकालोक विभक्ते युग परिवृत्ते चतुर्गति नाम च आदर्श में तथा मते रवेति कर्णानुयोगम च। मतलब वहां जो दिया है कर्णानुयोग की परिभाषा कि लोकालोक का विभाजन और युग का परिवर्तन मतलब काल चक्र संबंधी बात, ये जहाँ जो वर्णन है, यानी 3 लोक की रचना संबंधी जो वर्णन है वो कर्णानुयोग के अंतर्गत लिया है। और जो द्रव्यानुयोग की परिभाषा है, जो अपन ने प्रयोजन पढ़ रहे थे ना शायद, तब अपन रत्नगण शावकाचार से वो लेके पढ़ रहे थे। द्रव्यानुयोग की जो परिभाषा है, द्रव्यानुयोग की परिभाषा है कि 7 तत्व 6 द्रव्य और जीव कर्मादि का, वहां जो श्लोक दिया है रत्नगण शावकाचार में, दूसरे अधिकार में 4 श्लोक हैं, बस दूसरे अधिकार में अनुयोगों संबंधी 4 ही श्लोक, 5 श्लोक होंगे एक सम्यक ज्ञान का। तो द्रव्यानुयोग की परिभाषा में दिया है कि 6 द्रव्य 7 तत्व और जीव कर्मादि का संबंध का जहाँ वर्णन हो वो द्रव्यानुयोग है। यानी कि जो आचार्य परंपरा में जीव का यानी कर्म आदि का जो वर्णन है वो द्रव्यानुयोग में लिया उन्होंने, समंत भद्राचार्य ने, और कर्णानुयोग में केवल 3 लोक की रचना का वर्णन लिया है। और यहाँ जो डोडरमल जी साहब ने दिया ना व्याख्यान का विधान, कर्णानुयोग के व्याख्यान का विधान, यहाँ पर इन्होंने दिया है कि जीव कर्म आदि का भी, ये भी अपन ने पढ़ा था ना कर्णानुयोग में, पेज नंबर 275 पे, केवल ज्ञान द्वारा जैसा जाना वैसा कर्णानुयोग में व्याख्यान है, तथा केवल ज्ञान द्वारा तो बहुत जाना, परंतु जीव को कार्यकारी जीव कर्मादि का व त्रिलोकादि का ही निरूपण इसमें होता है। ये डोडरमल जी साहब ने लिया है। नहीं तो जो कर्म का जो भी वर्णन है, कर्म संबंधी यानी जितना भी समझ लो गोवरसार, जीवकांड, कर्मकांड है ना, जिसको अपन कर्णानुयोग के शास्त्र कहते हैं, वो द्रव्यानुयोग के शास्त्र हैं रत्नगण शावकाचार्य की परिभाषा के हिसाब से। कर्णानुयोग के शास्त्र कौन से हैं कि त्रिलोक सार, त्रिलोपन्नति, लोक विभाग, ये कर्णानुयोग के शास्त्र हैं। मतलब कर्म संबंधी वर्णन भी, क्योंकि उससे भी तो भेद विज्ञान भी उससे समझ में आता है ना, इसलिए अभी डोडरमल जी साहब ने क्यों इसको यहाँ लिया है, मैं खोज रही थी कि कहीं और किसी शास्त्र में मिल जाए, कहीं कर्मादि को कर्णानुयोग में लिया हो, लेकिन दिखा नहीं, अभी तक तो समझ आया नहीं, अभी चालू है। आप लोगों को कभी कहीं किसी शास्त्र में ऐसा परिभाषा में देखने को मिले तो बताना। बोलिए भारती। आप पहले कह रही थी थोड़े दिन पहले कि कर्णानुयोग और चरणानुयोग में डिफरेंस और चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग में डिफरेंस, वो अपन ने डिस्कस नहीं किया, आप एक बार कह रही थी, तो वो करा है मैं अभी एक्चुअल में, मैंने भी मतलब रिटन में तो नहीं देखा है, मैंने कोशिश की आप लोगों ने अगर किया है रिटन में तो करें, नहीं तो फिर इकट्ठा जब सबका हो ना तभी मजा आता है। मैंने कोशिश 2-4 की, लोगों ने भी किया समझ हो, नहीं आया। 1-2 दिन बात करते हैं ताकि सब लोग कर लें, है ना, 1-2 दिन बात करते हैं। तो ये जो व्याख्यान का मैं ये बता रही थी कि जो व्याख्यान का विधान जो हेडिंग दिया है ना,
ये तो खुद ने उन्होंने ही दिया है, वहां जहाँ शुरू किया है वहां के। अब इनके अनुयोगों के व्याख्यान में क्या विधान क्या लिखे, ये लाइन दी ना। अब इन अनुयोगों में किस प्रकार व्याख्यान है, किस प्रकार व्याख्यान है, पेज नंबर 271 पे नीचे। अब इन अनुयोगों में किस प्रकार व्याख्यान है सो कहते हैं। तो अनुयोगों में किस प्रकार का व्याख्यान यानी उपदेश किस प्रकार का है, कथन किस तरह का है, वो यहाँ पर बताया था व्याख्यान के विधान में। 271 पेज पे मिला, हेडिंग है ना जहाँ, उसके नीचे अनुयोगों के व्याख्यान का विधान। तो मतलब अभी जो अपन ने पढ़ा ना, वो क्या पढ़ा, वो अपने को ये तो पता चला हमने पढ़ा क्या अभी तक कितने दिनों में, कि इन अनुयोगों में किस किस तरह का उपदेश दिया है। चरणानुयोग में दो तरह का मूल उपदेश है, एक केवल निश्चय केवल व्यवहार का और एक निश्चय सहित व्यवहार का। प्रथमानुयोग में जो है वो कथाओं के माध्यम से, और मूल कथा तो जैसी है वैसी है, फिर अपने हिसाब से उपदेशदाता उनमें प्रसंगोपात भी करता है। ये उनके व्याख्यान का तरीका है, व्याख्यान का विधान है। अब यहाँ अब क्या बता रहे हैं 286 पेज पे, आ जाइए अपने प्रकरण पे। अब यहाँ कह रहे हैं अनुयोगों के व्याख्यान की पद्धति। व्याख्यान की क्या पद्धति है, मतलब ये जो उपदेश जो जिस प्रकार से दिया गया है उसमें मूल स्टाइल क्या है, मतलब मूल उनका तरीका क्या है। शॉर्ट में अब ये बात यहाँ बता रहे हैं। अब इन अनुयोगों में कैसी पद्धति की मुख्यता पाई जाती है सो कहते हैं, मतलब इनकी पद्धति क्या है, या अपन दूसरे शब्दों में कहें इनकी रीति नीति क्या है। जैसे तो बोलते ना इनकी ये वाली ये इनकी रीति नीति है, ऐसे इन अनुयोगों की रीति नीति क्या है वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो प्रथमानुयोग में तो अलंकार शास्त्र, प्रथमानुयोग में अलंकार शास्त्र की व काव्यादि शास्त्रों की पद्धति मुख्य है। प्रथमानुयोग में अलंकारित भाषा होगी, ऐसे सीधी सिंपल मतलब क्या कहना चाहिए, बिना नमक मिर्च बिना लटके झटके के ऐसे ही सीधा सीधा कुछ लिख दें तो प्रथमानुयोग नहीं बनेगा, उसमें मजा नहीं आएगा। तो अलंकार शास्त्र, अलंकार देखो जैसे अपने अलंकार, अलंकार का मतलब समझते हैं जिससे शोभा होती है। स्त्रियों के अलंकार, अलंकार से युक्त स्त्री तो वो शोभायमान होती है। जैसे बोलते हैं घर की बहू हो, नई नई बहू आए, अब आजकल के तो जमाने बदल गए, पता ही नहीं लगता नई है कि पुरानी है, और शादीशुदा है कि बिना शादीशुदा है कुछ भी नहीं पता लगता है। लेकिन पुराने जमाने की बात करते हैं, शादी होके आई बहू घर में तो जितने जेवर हो वो उसको लदे रखते थे, पहनाए दिए जाते थे, और कहीं घर से निकले तो फिर कहना ही क्या, क्यों, क्योंकि हमारे घर की बहू है तो वो अलंकारों से आभूषणों से युक्त वो शोभायमान होती है, उससे अपने घर की परिवार की भी शोभा होती है। तो अलंकारों से युक्त शोभायमान होता है, अलंकार मतलब आभूषण। ऐसे ही शास्त्र भी, ये जो शास्त्र है ना अलग अलग, समझ लीजिए व्याकरण आदि के हैं, साहित्य है, वो साहित्य भी अलंकारों से शोभायमान होता है। सीधी सीधी सी भाषा, वो मतलब उनके उन लोगों में देखी जाए जो साहित्य वाले हैं तो वो उसमें कुछ वो नहीं रखेगी, और कोई अलंकारिक भाषा होगी तो उसको वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ प्रथमानुयोग में अलंकार शास्त्र की व काव्यादि शास्त्रों की पद्धति मुख्य है। काव्य मतलब उसमें काव्य भी है, प्रथमानुयोग काव्य रूप में भी लिखे गए हैं। अपने को अपन जो पढ़ते हैं वो तो सब गद्य रूप में जैसे हैं, लेकिन जो मूल प्राकृत के संस्कृत के हैं वो काव्य रूप में, श्लोकों के रूप में, इन रूपों में लिखे गए हैं। तो काव्यादि शास्त्रों की पद्धति मुख्य है। क्यों? क्योंकि अलंकार आदि से मन रंजायमान होता है। अलंकार नहीं लगाएं तो वो अच्छे नहीं लगेगा, देखने में सुंदर ही नहीं लगेगा। अपना घर होता है, रहने के लिए क्या चाहिए, चार दीवारी एक छत रहने के लिए चाहिए, और क्या करना है। लेकिन फिर क्या करते हैं, तरह तरह के रंग कलर कराते हैं, और उसमें एलिवेशन और बाहर की डिजाइन और अंदर की इंटीरियर और एक्सटीरियर सारे ये क्यों कराते हैं कि उनसे मन रंजायमान होता है। बाहर से दूसरों का मन रंजायमान हो और अंदर से अच्छा क्यों, अपन
जो चादर अपनी फेड हो जाती है, फिर अपन क्यों हटा देते हैं उसको? कोई बात नहीं, कौन कौन देख रहा है, बिछी रहने तो, बिछाए रखो। कि अपने को ही अच्छी नहीं लगती, अपना ही मन नहीं रंजायमान आता। जो अपने कपड़े फेड हो गए तो अपने को ही नहीं अच्छे लगते हैं। तो ये मन रंजायमान होना चाहिए। तो जो कुछ देखो, प्रथमा नियोग तो है ही किसके लिए? लोग मतलब नए नए जीवों को आकर्षित करने के लिए। और उसमें सीधी सादी सी ऐसे अपने को पेट ही तो भरना है, और अपने को स्वास्थ्य का लाभ ही तो चाहिए। तो घिया को सुधारो और कच्चा घिया खा लो। कच्चे घिया को उसमें क्यों नमक मिर्ची हल्दी डाल के सब्जी बनाते हैं? और भी कुछ भी, जो भी कुछ काम करते हैं तो उसमें क्यों अपन वैरायटी करते हैं? आपको स्वास्थ्य चाहिए और आपको पेट भरने को चाहिए, दो काम चाहिए। तो दोनों काम उससे होंगे, पेट भी भर जाएगा और स्वास्थ्य के लिए सब्जियां फल और ये सब चाहिए। फिर उनकी क्यों हम कभी कभी तो बंदारने में ही वो ऐसे अलग टाइप का वो नाइफ आता है, फिर उससे वो कटिंग डिजाइन वाली क्यों करते हैं? सलाद बनाते हैं तब ऐसा क्यों? कि उससे मन रंजायमान होता है। बच्चों के लिए अलग अलग डिजाइन की वो बनाएंगे मठरियां, तो कोई काजू की डिजाइन की बना रहे हैं, कोई स्टार की डिजाइन की बना रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कि उनसे वो देखते ही उसको आकर्षित होता है बच्चा, खाने की इच्छा होती है। ऐसे ही यहाँ प्रथमा नियोग में ये अलंकार आदि की मुख्यता है, क्योंकि उससे मन रंजायमान होता है। सीधी बात कहने से ऐसा उपयोग नहीं लगता। सीधी सीधी कह दिया एक का राजा एक की रानी दोनों मर गए, खत्म कहानी। फिर क्या मतलब है? क्या कहानी बनेगी? उसको बढ़ाते हैं, उसमें वर्णन करते हैं, तब तो कुछ बनती है बात, थोड़ा उपयोग लगता है, मन रंजायमान होता है। सीधी बात कहने से ऐसा उपयोग नहीं लगता जैसा अलंकार आदि युक्त सहित कथन से उपयोग लगता है। जैसा अलंकार सहित जो कहेंगे उससे जो मन लगेगा। देखो अभी आज के इसमें अपन समझो कि एक तो ऐसे पढ़ा रहे हैं अपन सीधा पुराने जमाने की जैसे, और एक आप स्मार्ट तरीके से पीपीटी दिखा रहे हैं, कोई चित्र दिखा रहे हैं, कोई वीडियो दिखा रहे हैं, तो उसमें जो उपयोग लगता है वो अलग लगता है। और सीधी सादी किताब ली और उससे पढ़ना चालू, और किताब भी नहीं है सबके सामने, और बस अपन ही पढ़े जा रहे हैं, तो मन नहीं लगेगा, नहीं लगता है। तो ये सब मन लगाने के साधन है। तो सीधी बात कहने से ऐसा उपयोग नहीं लगता जैसा अलंकार आदि युक्ति सहित कथन से उपयोग लगता है। तथा परोक्ष बात को कुछ अधिकता पूर्वक निरूपण किया जाए तो उसका स्वरूप भली भांति भाषित होता है। अभी तो प्रथमा नियोग क्या है? पूरा परोक्ष है, सामने तो कुछ है नहीं जो कहानी चलेगी, वो सब हो चुकी है, परोक्ष है। अब उसमें कुछ अधिकता पूर्वक, मतलब अपनी भाषा में कहें नमक मिर्च पूर्वक, नमक मिर्च अच्छा शब्द मतलब खराब शब्द इसके लिए आता है, लेकिन कुछ उसमें अलंकार मतलब उसमें कुछ वर्णन किया, कुछ और उसमें बड़ा चढ़ा के कहा, तो फिर उसका स्वरूप थोड़ा सा भली भांति भाषित होता है। तो ये प्रथमा नियोग में कौन सी पद्धति मुख्य है? अलंकार की और काव्य की, ये पद्धति मुख्य है, और उसका कारण ये बताया। अब है कर्णानियोग। कर्णानियोग में गणित आदि शास्त्रों की पद्धति मुख्य है। कर्णानियोग में किसकी मुख्यता है? गणित की। और गणित की मुख्यता वो तीन लोग की रचना में वो मुख्य रूप से गणित की मुख्यता आती है। अपन तो क्या खाली रचना रचना ही पढ़ते हैं, लेकिन वो रचना बिना नापतोल के, बिना गणित के योजन राजू और असंख्यात और इनके बिना वो काम नहीं चलता है। तो गणित पद्धति मुख्य है। क्यों मुख्य है? क्योंकि वहां द्रव्य क्षेत्र काल भाव के प्रमाण आदि का निरूपण करते हैं। सो गणित ग्रंथों की आमनाय से उसका सुगम जानपना होता है। कर्णानियोग में जो कर्णानियोग के जो विषय हैं उसको द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, इन माध्यमों से उनका निरूपण किया जाता है। और इसमें गणित की मुख्यता है। द्रव्य बताएंगे तो उसकी संख्या, क्षेत्र बताएंगे तो क्षेत्र उसका जो भी होगा योजनों में राजू में वो संख्या उसमें आएगी। काल बताएंगे तो काल भी टाइम पीरियड जितना है वो सब गणित में आने वाला है। और भाव बताएंगे तो जो भाव है
वो भाव भी गणित की संख्याओं में बताया जाता है। भाव कैसे गणित की संख्याओं में बताया जाता है कि जैसे भाव के लिए क्या शब्द यूज में लेते हैं, बता सकते हैं कोई? बोलिए प्रमिला जी। परिणाम, अनिवर्तीकरण आदि के भाव। ठीक है, वो भी ले सकते हैं। और निशांति गुण बोलिए। गुण भी बोलते हैं ना भाव के लिए। हाँ, गुण बोलते नहीं, गणित से रिलेटेड बताना है ना, वो तो बात अविभाज्य ठीक है। प्रतिच्छेदों में अविभाज्य परिच्छेद, अविभाज्य अविभाज्य हाँ, अविभाज्य प्रतिच्छेद के वो भाव की यूनिट है और उसके रूप में वो भाव बताए जाते हैं। तो वो भी गणित की बारीकी है। और जो आपने कहा वो भी उसमें ले सकते हैं कि जो परिणामों की, करण परिणामों के संदर्भ में, तो वहां भी सब वो गणित चलती है। लेकिन यहाँ यानी भाव के प्रमाण मतलब अविभाज्य प्रतिच्छेदों के आधार पे वो भाव बताया जाता है। तो किसके, जब ये चलती है ना संख्या मान, उपमा मान और वर्ग धारा, मतलब ये गणित, अलौकिक गणित, तो उसमें वर्ग धारा में सबसे, यानी द्विरूप वर्ग धारा में जाएंगे तो सब अनंत में, द्विरूप वर्ग धारा नहीं, सॉरी, अनंत, उत्कृष्ट अनंतानंत, वो क्या है कि केवल ज्ञान के अविभाज्य प्रतिच्छेद। और अविभाज्य प्रतिच्छेद क्या है? वो भाव है। अविभाज्य प्रतिच्छेद का मतलब क्या है? वो भाव बता रहे हैं। तो गणित के माध्यम से ये जितनी भी राशियां हैं, ये सब अनंत की जब संख्या आती है तो सारी राशियां वो गणित उसमें आता है, अलौकिक गणित में। तो माइक चालू है क्या? आवाज आ रही है? चलिए, तो इस तरह से ये कर्णान योग में गणित आदि शास्त्रों की पद्धति मुख्य है तथा चरणान योग में सुभाषित नीति शास्त्रों की पद्धति मुख्य है। चरणान योग में क्या है? नीति शास्त्र, आचरण कराने वाले शास्त्र वो तो है ही, लेकिन आचरण भी देखो कब सुधरता है, खाली बाहरी क्रिया का मतलब नहीं है। अच्छी अच्छी नीतियां बताई जाए तो वो नीति से समझ लो सामान्य रूप से सदा सत्य बोलो, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात असत्यम अप्रियम। सुना होगा आप लोगों ने, संस्कृत में स्कूल में चलता है श्लोक, संस्कृत की बुक्स में, सत्य बोलो, ये नीति का श्लोक है। तो ऐसी ही नीतियां चरणान योग में ये सिखाया जाता है कि नीति सच बोलो, झूठ मत बोलो, हितमित प्रिय बोलो, ये नीति। उससे आचरण, ये भी तो आचरण ही है ना, हम कैसे बोल रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं, हम कैसे खा पी रहे हैं, ये सब आचरण की बातें हैं। तो नीति शास्त्र की पद्धति, जिस तरह से नीति शास्त्र में वो नीति शास्त्र आचरण सुधारने के लिए, लौकिक भी जो भी नीति शास्त्र है, ईमानदारी से रहो, तो ये सब क्या है? आचरण सुधारने के लिए ही है। तो वो नीति शास्त्रों की पद्धति चरणान योग में सुभाषित, ये सब सुभाषित जिसे अपन बोलते हैं ना, सूक्ति वाक्य, सुभाषित का मतलब है सूक्ति वाक्य, एक एक वाक्य ही वो सूक्तियां होती हैं। जिस तरह से इसमें छत्र चूड़ामणि है, वो एक एक लाइन में कथा है, एक लाइन में नीति बताते जाते हैं, किस तरह से क्या क्या जीवन में, किस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से आचरण करना चाहिए, वो सब इनमें बताया जाता है। तो चरणान योग में सुभाषित नीति शास्त्रों की पद्धति मुख्य है, क्योंकि वहां आचरण कराना है, इसलिए लोक प्रवृत्ति के अनुसार नीति मार्ग बतलाने पर वह आचरण करता है। ऐसा कहते चरणान योग में कि शब्द जीव तो बोल ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तो भाषा वर्गना का काम है, जीव कोई बोलता है क्या? जीव के शब्द होते हैं क्या? ऐसा वेद विज्ञान वहां द्रव्यान योग में चरणान योग में कराएं तो नहीं चलेगा, क्योंकि चरणान योग का प्रयोजन है वहां आचरण कराना, अच्छा आचरण कराना, लोक प्रवृत्ति के हिसाब से चलाना। तो फिर आप ये कह दो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता ही नहीं और निकल गया जो निकल गया, तत्समय की योग्यता है, चाहे सच निकले चाहे झूठ निकले, जो निकलना होगा वो निकल जाएगा, ऐसा अगर वहां बता दिया जाए क्रमबद्ध पर्याय के आधार पे या वस्तु तत्समय की योग्यता के आधार पे, तो नहीं काम चलेगा। वहां क्या मुख्य है? वहां पर
अच्छा आचरण कराना, सही आचरण कराना, आचरण कराने की मुख्यता है। इसलिए यही उपदेश दिया जाएगा कि सच बोलो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, हिंसा मत करो। कि कोई मरता ही नहीं है, कोई मारता ही नहीं, सब अपनी सब आयु से जीवित रहे या बात जिन मरने कहीं। हम कौन होते मारने वाले? यहाँ ये मत लगाओ। स्कूल में भी नीति शिक्षा पढ़ाई जाती है ना, पहले पढ़ाई जाती थी नीति शिक्षा। हाँ, होता था ना, नैतिक शिक्षा सब्जेक्ट होता था। अभी भी कई स्कूलों में होता है, छोटी क्लासों में मोरल साइंस, बड़ी क्लास में तो सब हटा दिया। नहीं मिलता अब तो। ऐसे ही है, वो स्कूल की पढ़ाई तो किसी काम की, मतलब किसी भी तरह से काम की नहीं रही आजकल। चलिए, बच्चे खुद आजकल ये कहते हैं कि इसको पढ़ने से होगा क्या, क्यों पढ़े हम ये। मतलब छोटे छोटे बच्चों को ये दिखता है कि इसको पढ़ने से होना क्या है। इतने समझदार तो बच्चे ही हो गए हैं। कुछ ज्ञान की बात बताएं तो कुछ समझ काम भी आए, ठीक है, वो तो अपना विषय ही नहीं है। तो चरणान योग में सुभाषित नीति शास्त्रों की पद्धति मुख्य है, क्योंकि वहां आचरण कराना है। इसलिए लोक प्रवृत्ति के अनुसार नीति मार्ग बतलाने पर वह आचरण करता है। आचरण करना वो व्यवहार है, और आचरण होगा बाहर में, लोक में। तो वो लोक की प्रवृत्ति जैसी होगी, उसी आधार पे वहां कथन किया जाएगा। और द्रव्यानुयोग में न्याय शास्त्रों की पद्धति मुख्य है। द्रव्यानुयोग में कौन सी पद्धति है? न्याय की पद्धति। कर्णानुयोग में गणित की पद्धति, चरणानुयोग में नीति शास्त्र की पद्धति, और प्रथमानुयोग में अलंकार की, अलंकार शास्त्र, शास्त्र शास्त्र शब्द दिए हैं देखो, अलंकार शास्त्र। कर्णानुयोग में गणित शास्त्र, चरणानुयोग में नीति शास्त्र, और द्रव्यानुयोग में न्याय शास्त्र। न्याय शास्त्रों की पद्धति मुख्य है। क्यों? क्योंकि वहां निर्णय करने का प्रयोजन है। प्रयोजन क्या है द्रव्यानुयोग में? निर्णय करना है। चरणानुयोग में क्या काम था? चरणानुयोग में आचरण करना था। और कर्णानुयोग में वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव का निरूपण करना था। प्रथमानुयोग में मन को लगाना, जीव लग जाए थोड़ा सा उपयोग, वो प्रयोजन था। तो वहां मन को लगाने का प्रयोजन था, तो वहां अलंकार की मुख्यता थी। कर्णानुयोग में द्रव्य क्षेत्र काल भाव का निरूपण करना था, वो गणित के माध्यम से होना था। चरणानुयोग में आचरण कराना था, उन लोक नीति के अनुसार कराया। और द्रव्यानुयोग में निर्णय कराने का प्रयोजन है, डिसीजन मेकिंग। क्या डिसीजन करना है? द्रव्यों का, तत्वों का, अपने आत्मा के स्वरूप का, मोक्ष मार्ग का। शब्द अलग अलग हैं, काम एक ही होना है। काम एक ही होना है। जब द्रव्यों का निर्णय करोगे तो भी अपना निर्णय होना है, तत्वों का निर्णय करेंगे तो भी अपना निर्णय होना है, स्वपर का निर्णय करेंगे तो भी अपना निर्णय होना है, मोक्ष मार्ग का निर्णय करेंगे तो भी अपना निर्णय होना है। तो वो निर्णय करने का वहां पर प्रयोजन है। इसलिए न्याय शास्त्रों की पद्धति। क्यों निर्णय कराने के लिए न्याय शास्त्रों की क्यों जरूरत है? क्योंकि न्याय शास्त्रों में निर्णय करने का मार्ग दिखाया है। न्याय शास्त्रों की जो पद्धति है ना, और अभी अपने चलने वाला है कल परसों से द्रव्य संग्रह में, अब न्याय शास्त्र चलने वाला है। अभी देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ के देखेंगे, अगर नहीं तो फिर थोड़ा सा न्याय शास्त्र चलाना ही पड़ेगा। मुझे भी नहीं मालूम कितना किस हिसाब से अपन समझ पाएंगे, समझा पाएंगे, लेकिन उसमें वो पूरा शब्द वही वाले हैं, मतलब सारे तो समझने तो पड़ेंगे उनको। उससे होगा क्या, मतलब वो क्यों कराए वहां पे? वो निर्णय, सर्वज्ञ सिद्धि है, सर्वज्ञ का निर्णय, सर्वज्ञ होते हैं, ये निर्णय। तो वो निर्णय है वो न्याय शास्त्रों में। न्याय शास्त्रों में ऐसे निर्णय, कोई शंका उठाई, केवली भगवान का उल्लाहार करते हैं कि नहीं करते हैं, तो अब लगाए तर्क पे तर्क, तर्क पे तर्क, और फिर निर्णय कि कवलाहार नहीं करते। निर्णय करना मुख्य है, ऐसा निर्णय किया। तो दुनिया में सर्वज्ञ होते भी है कि नहीं होते हैं? कोई सर्वज्ञ है कि नहीं है? तो उसमें तर्क वितर्क लगा के, युक्तियां लगा के, हेतु लगा के, दृष्टांत लगा के निर्णय किया कि होते हैं कि नहीं होते हैं। ऐसे नहीं आंख बंद करके आए, निर्णय कराने की मुख्यता। तो वो न्याय शास्त्रों की पद्धति। न्याय शास्त्रों में इसी तरह से तर्क वितर्क के माध्यम से निर्णय किया जाता है, हेतु दृष्टांत युक्ति आदि के द्वारा।
तो द्रव्यान योग में न्याय शास्त्रों की पद्धति मुख्य है, क्योंकि वहां निर्णय करने का प्रयोजन है और न्याय शास्त्रों में निर्णय करने का मार्ग दिखाया है। किस तरह से निर्णय होता है, ये सब स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, हेतु, दृष्टांत, युक्ति, ये सब निर्णय करने के मार्ग है। बोलिए विनीता। जैसे आपने निर्णय करने की बात कही ना, अभी जैसे सर्वज्ञ की तो कोई पुराना लगा हुआ हो धर्म में तो समझेगा, हम मोटे तौर पे कोई नया लगे तो उसे बताएंगे ये शरीर जीव नहीं है, तो इसमें उसे बताएंगे ना ये जीव कैसे नहीं है, तो ये मोटा मोटा पहले भेद ज्ञान कराएंगे, ये भी तो निर्णय में आता है ना द्रव्य योग में। हाँ, तो पहले यही मोटा भेद ज्ञान कराएंगे ना। हाँ, वो सर्वज्ञ सिद्धि है, वो तो बड़े पंडितों के लिए बड़े है, पंडितों। वो तो अन्य मत और जैन मत, वो तो हाँ, वहां हाँ, है। वो तो न्याय शास्त्र में तो अन्य मतों के साथ में अपना धर्म, हाँ, अपने मत की बात को सिद्ध करना वही है, हाँ। और अपने अपने वालों में करेंगे तो तो फिर वो अलग टाइप की बात होगी। मतलब उसमें खास तौर से द्रव्य योग में जीव अजीव की खास तौर से हाँ, भेद ज्ञान कराने की बात स्वपर आती है। भेद विज्ञान, जीव की हाँ, सिद्धि, हाँ। द्रव्य की सिद्धि, बिल्कुल। अच्छा, एक मोटी सी बात पूछू, मैंने देती है, मैंने उसे कहा कि मैं जीव हूँ, शरीर अजीब है। मेरे साथ चल रही थी, कुत्ता गाय भैंस देखे कहने लगी नानी फिर तो ये जीव नहीं है, तो उसे क्या आंसर दो? छोटा बच्चा है, मान लो वो बड़ी हो गई तो नहीं, कहती ठीक है, शरीर तो जीव। ये तो जीव है, इस शरीर, इसका शरीर, जैसे जैसे मैं जीव हूँ, शरीर अजीब है, वैसे ये भी, इसकी जो आत्मा, आत्मा बताइए उसकी, तो ये आत्मा आत्मा, बताया, वो जीव है और ये शरीर अजीब है। वो तो बात मेरे को लग रही थी, मैंने कहा कैसे अच्छे से कैसे समझाऊं, ये बात तो ठीक है, इसकी शरीर तो अजीब है ही, लेकिन सब किसी जानवरों का जीव को यही बताना पड़ेगा बेटा, इसके अंदर जो आत्मा है वो जीव हाँ, है, और और इसका फिर जो शरीर आत्मा है। को बताने के लिए थोड़ा जानने वाला बताना पड़ेगा कि जान किसके माध्यम से रहा है। जानने वाला है ना वो आत्मा है, जो फील करने वाला है वो आत्मा है। मतलब छोटे मोटे जानवरों को तो बाद में सीखता है बच्चा, पहले से बड़े बड़े जानने वालों के लिए सीखता है, छोटे मोटे चीज मच्छर के लिए थोड़ी जानता है अभी, अभी तो धीरे 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 बढ़ेगा बच्चा। तो यही पूछ रही थी। बोलिए अशांति। इन चारों नियोगों के हिसाब से सीखने में कोई क्रम है या क्या है? चारों कैसे आपको पहले कुछ सीखना चाहिए, समझना चाहिए, फिर कुछ समझना चाहिए, या चारों को एक साथ हिसाब से जैसे जहाँ लग रहा है वैसे पढ़ना चाहिए? जहाँ अपना उपयोग लग रहा हो, लेकिन ऐसा है जिसो जो मूल भेद विज्ञान की बात है डायरेक्टली, वो तो द्रव्यान योग में आती है, द्रव्यान योग में की गई है। सबसे पहले द्रव्यान योग से मूल भेद विज्ञान की बात समझनी चाहिए। हाँ, देखो, अगर अपने पास डिपेंड करता है बुद्धि, समय, शक्ति कितनी है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। तो अगर हमारे पास लगता है हमको समय कम है, समय कम मीन्स दिन भर में 24 घंटे में समय कम वाली बात नहीं है, आयु के हिसाब से हमारे पास समय कम है, तो मूल बात पहले सीख ले। हमारी हमारी अब देखो, उम्र का यूं तो किसी को भी पता नहीं है कितनी है, लेकिन फिर भी एक अपन देख लेते ना हम जीवन में किस समय पर आ चुके हैं, कैसी हमारी स्थिति है, तो उस हिसाब से तो मूल बात तो पहले सीख लें, और फिर उसके अलावा 24 घंटे में हमारा उपयोग, क्योंकि एक ही बात में तो लगेगा नहीं, तो मूल अपना बात से उपयोग मतलब लगाने के लिए मूल बात का मतलब है द्रव्यान योग की, स्वपर भेद विज्ञान की, तत्वार्थ श्रद्धान की, वो मूल बात। और फिर उसको समझने के लिए दूसरे अनुयोग लगेंगे ही थोड़े बहुत, बिना उसके वो समझा नहीं जाएगा, तो थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा तो आएगा ही आएगा। फिर उसके अलावा अपना उपयोग जिसमें लगता हो, जिससे अपने को विशेष समझ में आ जाता हो, जिस अनुभव के माध्यम से, उसके हिसाब से करना। अभी इसमें देंगे लास्ट में, पहले क्या करें इसी में आएगा अभी बाद में कि इसका क्रम क्या रखें। बोलिए भरत। मैं कह रही हूँ कि 8वां अधिकार जब शुरू हुआ उसमें पहला इन लोगों ने दिया अनुयोगों का प्रयोजन, ठीक है, उसके बाद में अनुयोगों के व्याख्यान का विधान, उसके बाद में ये पद्धति। तो ये पद्धति और व्याख्यान का विधान में मुझे तो कुछ ऐसे कुछ खास कुछ ज्यादा फर्क अंतर नहीं है, बस ये वही, इसलिए हम उसी को शॉर्ट में बता रहे हैं, 2-2 लाइन में, शॉर्ट ही में एकदम। और ये जो ये हेडिंग्स हैं, ये पंडित जी की तो नहीं दी हुई है ना? हाँ, ये जो बोल्ड वाले हेडिंग है वो उनकी नहीं दी है, लेकिन इन्होंने जो अगली लाइन लिखी ना उसी के आधार पे हेडिंग बनी, जो नीचे लाइन दी है वो उन्होंने दी है।
नहीं, क्योंकि मैं पद्धति और ये व्याख्यान का विधान, इसमें कुछ फर्क नहीं मेरे को लग रहा था, इसलिए मैं हाँ, पूछ रही थी। विधान शब्द से उन्होंने अब इन अनुयोगों में किस प्रकार का व्याख्यान है सो कहते हैं। विधान शब्द नहीं दिया उन्होंने व्याख्यान का विधान, पर कैसा व्याख्यान है वो कहते हैं। फिर यहाँ दिया अब इन अनुयोगों में कैसी पद्धति की मुख्यता पाई जाती है सो कहते हैं। तो जो व्याख्यान का विधान है ना, वो समझ लो वो उसकी अनुयोग की डिटेल है। अनुयोग में वर्णन कैसा है, अनुयोग क्या कह रहा है, कौन सा अनुयोग क्या वर्णन करता है, वो है व्याख्यान का विधान। और अब इनमें कैसी पद्धति है तो उसको शॉर्ट में बताया है कि इनमें किस टाइप के शास्त्रों की स्टाइल है। तो प्रथमानुयोग में अलंकार शास्त्रों की स्टाइल है, कर्णानुयोग में गणित के शास्त्रों की स्टाइल है, चरणानुयोग में नीति शास्त्रों की स्टाइल है, द्रव्यानुयोग में न्याय शास्त्रों वाली स्टाइल है। वो यहाँ पर अब इसी चीज को शॉर्ट में बता रहे हैं। चलिए ये मैं सोच रही थी पूरा हो जाए, लेकिन ये वाला पैराग्राफ और फिर आगे व्याकरण आदि शास्त्र का प्रयोजन कर लेंगे। तो देर हो जाती है, वहां 7:45 से चालू हो जाता है एक्चुअल में तो प्रवचन, फिर पहुंचते हैं तो देर हो जाती है। आप 10 मिनट पहले स्टार्ट कर सकती तो यहाँ, अगर आपको दिक्कत नहीं हो तो 5 मुझे मिनट भी पहले। थोड़ी भागदौड़ हो ही जाएगी और सबको भी हो ही जाएगी कि जल्दी ठीक, जैसे बोलिए रेणु जी। मैम आपने दोपहर में क्या होमवर्क दिया था कीर्तन, वो पॉइंट लिखने के लिए? मेरा ध्यान नहीं आ क्या होमवर्क दिया था मुझे ध्यान नहीं है। रहा। कौन सी इसमें क्लास में, तत्वार सूत्र में? तत्वार सूत्र में लास्ट में बोले थे ना आप कि 4-5 पॉइंट 5 लिख के पॉइंट थे लाना। ना कौलाहार वाले, आर्यन भगवान के वो तो विषय केवली में। कवलाहार वाले जो अभी जो अपन ने पढ़े ना, लिख के नहीं लाना है, याद करके लाना है। चलिए निर्वाण स्थिति। प्रीति बोलो। त्यादवादुन षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।